1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज में मैंने ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करा है और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी अपनी फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग ऑटोमेशन की मदद से प्रोडक्शन आउटपुट, प्रोडक्शन टाइम और क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो और कई जगह पे आप मैनुअल लेबर की डिपेंडेंसी को भी खत्म कर सकते हो अगर आप लोग ऑटोमेशन को अपने प्लान में इंप्लीमेंट करते हैं। आप सबसे पहले ये समझो कि मैंने ऑटोमेशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है। पहली स्टेज ये होती है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कंप्लीटली मैनुअल है, जिसमें क्या होता है ह्यूमन लेबर एट द एंड खुद ही अपने हाथों से हर किसी चीज को टर्न कर रही होती है, किसी चीज को फिट कर रही होती है, किसी चीज को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि एट द एंड आप ह्यूमन लेबर की मसल पावर को यूज कर रहे हो। दूसरा स्टेज जो होता है ऑटोमेशन का वो होता है मैनुअल विद ऑटोमेटेड टूल्स, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑपरेटर मशीन के साथ खड़ा होता है और कुछ उसके मैनुअल इंटरवेंशन से मशीन चलती है, पर जो एक्चुअल प्रोसेस है वो अपने आप ही ऑटोमेट चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विंग मशीन हो गई, या फिर एक हैंड प्रेस मशीन हो गई, या फिर हमारी एक कटिंग मशीन हो गई, जहां पे ऑपरेटर खड़ा हुआ है एक पेडल स्विच के साथ, वो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है। और तीसरा स्टेज होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का, जिसमें क्या होता है मशीन में आप कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट करते हो और मशीन अपने आप ही चलने लगती है और उसमें वैरायटी ऑफ टास्क मशीन खुद ही परफॉर्म कर लेती है और आपको आउटपुट डिलीवर करती है। और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन मेनली बैच प्रोडक्शन में यूज होती है, जहां पे हमारा बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर रहे हैं हम किसी प्रोडक्ट को, या हमारे छोटे छोटे बैचेस में प्रोडक्ट हमारे बनते रहते हैं। और चौथा स्टेज होता है कंप्लीट ऑटोमेशन का, या जिसको हम इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमें बहुत सारे हमारी प्रोसेस लाइन लगी होती है, एक साथ कनेक्टेड होती है आपस में, और उसमें मूवमेंट फ्लो होता है एक लाइन से प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट लाइन पे, और जो मूवमेंट भी बीच में हो रहा होता है वो आइदर किसी कन्वेयर के साथ कनेक्टेड होता है, और हमारे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स भी होते हैं जो गुड्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक भी लेकर जाते हैं। अब जो ये प्रोसेस लाइन होती है इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एब्सोल्युटली मिनिमम होता है, या फिर यहाँ पे जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है भी वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है, या फिर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होती है उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम कंप्लीट ऑटोमेशन की बात भी करते हैं तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी सुनोगे, जैसे IoT हो गया इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे AI/ML हो गया इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी चीजें कंप्लीट ऑटोमेशन में मेनली इंप्लीमेंट की जाती है। और अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप लोग अपना गोल डिफाइन करो कि एट द एंड ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करने के बाद आपका गोल क्या है। कि आपका गोल प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज करना है, क्या आपका गोल कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जब आप गोल को डिफाइन कर लोगे तो उसके ऊपर आप कुछ KPI भी बना सकते हो। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कुछ KPI जो मैन्युफैक्चरिंग में मेनली सुनने को मिलेगी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिफेक्ट रेट हो गया, हमारी एफिशिएंसी हो गई, हमारी OE हो गई। ये सारे पैरामीटर जब आप KPI को यूज करोगे तो अब आप देख सकते हो कि आपकी ऑटोमेशन की स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है, और इसी के बेसिस पे आप लोग ऑटोमेशन को बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये होता है कि आप लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीटली डॉक्यूमेंट करो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जहां पे मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो उसमें सीक्वेंस कैसे है कि पहले स्टेप में एक्चुअल में क्या काम हो रहा है, दूसरे स्टेप में एक्चुअल में क्या काम हो रहा है, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, पांचवें स्टेप, या फिर हमारे लास्ट स्टेप में एक्चुअल में क्या काम होता है। चाहे वो क्वालिटी चेकिंग का स्टेप हो गया, चाहे वो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पे आप कटिंग करते हो या फिर उसमें कोई ना कोई वीविंग करते हो, वो वाला प्रोसेस हो गया, वो सब आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और आपको फिर एक फ्लो चार्ट बनाना है। जब आप फ्लो चार्ट बना लोगे तो आपको ये समझ आएगा कि फ्लो कैसे है इस तरह से, और उस फ्लो के बेसिस पे आप लोग अपनी मशीन को सिलेक्ट करोगे। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह के प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो हम एक पेट बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। सबसे पहले पेट बॉटल को बनाने के लिए आपको पेट बॉटल के रेजिन चाहिए होते हैं, जो रेजिन के पैलेट्स होते हैं। फिर आप उनको मेल्ट करते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे 240 से लेके 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर एक मोल्ड इंजेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें आप मोल्टन रेजिन को एक मोल्ड में डालते हो। उसके बाद हमारा ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हवा की मदद से आप बॉटल को शेप देते हो, और फिर उसके बाद फाइनली हमारी ट्रिमिंग और फिनिशिंग होती है, और एट द एंड हम क्वालिटी चेक करते हैं कि बॉटल में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो ये सारे हमारे प्रोसेस हो गए, और इसी तरह से आपको अपने ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है। तीसरा स्टेप होता है स्टैंडर्डाइज करने का, जहां पे आपको क्या करना होता है, हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको स्टैंडर्डाइज बनाना है कि जितनी भी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उसको आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि एट द एंड जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी उस प्रोसेस में आती रहेगी वो उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए सोल्यूशन, और उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा टू सॉल्व
इन दी ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे जब मैं वेरिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ उसका मतलब यहाँ पे ये है वेरिएबिलिटी इन द प्रोडक्ट्स, वेरिएबिलिटी इन दी रॉ मटेरियल या वेरिएबिलिटी इन दी पीपल, जो अलग अलग तरह के लोग उस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। जब ये सारी वेरिएबिलिटी रहेगी तो आप लोगों के लिए ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। चौथा स्टेप ये होता है कि जब आपने हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लिया और आपको पता है कि हर प्रोसेस एक्चुअल में क्या काम करता है, तो आपको उसी प्रोसेस के हिसाब से उसकी एक मशीन चाहिए होगी जो उस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में अलग अलग तरह की मशीन्स आती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस दैट यू आर वर्किंग ऑन। सो यहाँ पे होती है जनरल प्रोसेसेस, एक होता है हमारा स्पेशल प्रोसेसेस। जनरल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे जैसे कटिंग हो गया एक ऑपरेशन, मिलिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, इस तरह के प्रोसेसेस में आपको मशीन्स मिल जाती है आसानी से। उसको हम यूजुअली जनरल पर्पस मशीन बोलते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है रिलेटिवली कम होती है। पर जब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोसेस की जो आपका एक स्पेशलाइज तरीका है करने का, तो वहां पे आपको स्पेशल पर्पस मशीन में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन भी करानी पड़ेगी, जहां पे आपको कुछ एड ऑन्स भी कराने पड़ेंगे और उसकी वजह से उस मशीन की कॉस्ट थोड़ी सी हायर होती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पेशल पर्पस मशीन मैन्युफैक्चर भी आपको मिल जाएंगे जो आप लोगों को इस तरह की मशीन में डेवलपमेंट आपको सपोर्ट दे सकते हैं और जिससे आप उस प्रोसेस को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे एक इंडियन मैन्युफैक्चरर का पर्सपेक्टिव। एक इंडियन मैन्युफैक्चरर कुछ इस तरह सोचता है कि जो पैसा मैंने लगाया आखिर वो पैसा कितनी देर में मेरे पास आएगा या फिर कितने टाइम्स में मेरे पास ये पैसा आएगा। बेसिकली उस मशीन पे मैंने जो पैसा लगाया उसका आरओआई मेरे को कब तक मिलेगा। तो इसको कैटर करने के लिए मैं एक आपको सिंपल फॉर्मूला देता हूं, वो है पे बैक पीरियड का। जैसे आप पे बैक पीरियड का फॉर्मूला देख सकते हो जिसमें क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द एडिशनल रेवेन्यू माइनस में ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है इसका मतलब ये होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने ऑटोमेटेड मशीनरी में लगाया है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। इसमें सब कुछ आता है, इंस्टॉलेशन भी आता है यहाँ पे, उसमें जो आपने टूल्स या फिर एड ऑन जो कस्टमाइजेशन जो भी कराया है वो सारी इन्वेस्टमेंट इस न्यूमरेटर में आपको देखने को मिल सकती है। और जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमारे पास एनुअल एडिशनल रेवेन्यू होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपने एक ऑटोमेटेड मशीन को आपने लगाया अपने प्लांट में तो उससे आप ज्यादा प्रोडक्ट भी सेल कर पाओगे उस पर्टिकुलर ईयर में। और जब हम उस ईयर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक साल की बात कर रहे हैं, तो जो इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ उस ऑटोमेटेड मशीन से, वो जो एडिशनल रेवेन्यू है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर हम माइनस में देखोगे कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऑटोमेटेड मशीनरी में कुछ ना कुछ टाइम में इश्यूज आते हैं, चाहे वो कोई ऐसा इशू हो गया जहां पे कोई मेंटेनेंस पर्सन आता है और उसको सॉल्व करता है, तो कोई पार्ट का कॉस्ट, मेंटेनेंस पर्सन की जो चार्ज हो गया वो आपको पे करना होगा, वो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। तो इससे आपको एक ओवरऑल पे बैक पीरियड निकल के आएगा। अब ये समझो जो पे बैक पीरियड होता है यूजुअली 2 से 3 साल का होता है जब मैं एक ऑटोमेटेड मशीनरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हो या बहुत बड़े प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज 5 से 7 साल भी जा सकती है आपकी। और छठा पॉइंट जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करने के लिए, वो ये है कि आपको अपनी मशीन्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जब एक मशीन आउटपुट दे रही है आपको, तो आपको दूसरी मशीन का भी इनफ्लो आपको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सब नहीं होएगा तो धीरे धीरे आपकी मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा आपके प्लांट में। तो उसको कैटर करने के लिए आपको इनफ्लो ऑफ मशीन और आउटफ्लो ऑफ मशीन को मैनेज करना पड़ेगा। और एक बिजनेस की भी नॉलेज आपको देता हूं कि आपको सेल्स भी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लोगे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट धीरे धीरे बहुत सारी आउटपुट आपको दे देगा और आपके पास राइट आउटफ्लो ही नहीं होएगा, तो एक तरह से आपका कैपिटल बार बार री इन्वेस्ट होते जा रहा है उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में, जिसकी वजह से आप लोग ग्रो ही नहीं कर पाओगे और कैपिटल आपका वहीं पे स्टक हो जाएगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल करना या इंप्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए रिस्क लेना तो अपने डिसीजन के हिसाब से लेना कि क्या अभी वो राइट टाइम है इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर नहीं, क्योंकि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है एक ऑटोमेटेड प्लांट के लिए वो काफी ज्यादा होती है, तभी हम उसको एक कैपेक्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी तरह कंसिडर करते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जब भी आप ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट करोगे। देखो ये सारी बातें हो गई जिससे आप लोग ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर मैं आपको एक बात भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी ऑटोमेशन एक डेवलपिंग सेक्टर है और जैसे हमारा देश धीरे धीरे ग्रो होएगा तो उसमें ऑटोमेशन जरूर इंप्लीमेंट होएगा। पर आप आज की भी स्टैट्स देखोगे सिर्फ लेस देन 1% ही प्लांट है जिसमें एक्चुअली कंप्लीट ऑटोमेशन डेवलप हुआ है। वहां पे 99% प्लांट आज भी मैनुअली काम कर रहे हैं या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लगी है वहां पे। वहां तक ऑटोमेशन पहुंचाने के लिए मैंने ये कुछ ना कुछ वीडियोस आपको बना के दे रहा हूं, जिससे आप लोग उसको यूज कर सकते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कुछ हद तक ऑटोमेट करने के लिए। अगर आप पे कोई भी डाउट होते हैं तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट समझा पाऊं और पूरा आइडिया दिया कि कैसे फंडामेंटली आप अपने प्लांट को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊं और भी कुछ चीजें आपको बताऊं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जिससे आप लोगों की मैं बस मदद कर पाऊं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।